हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं परवीन चौधरी। आज हम ऐसे टॉप 3 फिल्मों पर बात करते हैं जिनको दुनिया भर में काफ़ी पजीराई मिली है। यकीनन अब सब लोगों को भी पसंद आएंगे। तो जाते हैं नंबर 10। नाम द नोटबुक। आप लोगों ने इंडियन लव स्टोरी तो बहुत देखी होंगी। आज हॉलीवुड की लव स्टोरी फिल्म जो यकीनन आपकी आंखों में आंसू भर देगी, द नोटबुक, ये 2004 में रिलीज हो गई 2 घंटे 1 मिनट का फिल्म है। दी नोटबुक महज एक फिल्म नहीं, ये मोहब्बत के इस जज्बे की अक्सबंदी है जो वक्त और हालात की कैद से आज़ाद होता है। निकोलस स्पार्क के इस अजीम नावल पर मबनी ये फिल्म हर देखने वाले को मोहब्बत की गहराइयों में ले जाती है, जहां दिल की धड़कनों का शोर सुनाई देता है और आंखों में ख्वाबों का अक्स झिलमिलाता है। कहानी का आगाज एक दिलकश गांव से होता है, जहां नू नामी एक नौजवान अपनी सादा जिंदगी में खुश है। वो एक मेहनती और खुलूस दिल इंसान है जो अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एली है, जो एक अमीर और बावकार खानदान की चश्मो चराग है। एली की दुनिया नू से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जब दोनों की मुलाकात होती है तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है। ये मुलाकात दो दिलों की वो पहली धड़कन है जो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ जाती है। नू और एली की मोहब्बत किसी आम किसी की तरह नहीं, ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें हर मोड़ पर एक नई शिद्दत, एक नया जज्बा और एक नया इम्तिहान होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी भी आसान नहीं होती। ये हमेशा कुर्बानी, सब्र और इस्तिकामत का तकाजा करती है। एली के वालिदैन की मुखालफत, मुआशरती दबाव और जिंदगी की तल्ख हकीकतें इन दोनों के दरमियान दीवारें खड़ी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नू का अशक इन तमाम रुकावटों को पाश पाश कर देता है। फिल्म की खूबसूरती इसके मुकालमों और मनाजिर में है। हर लफ्ज़, हर मंजर दिल की गहराइयों में उतरता है और दिल की सच्चाई को उजागर करता है। जब नू एली के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो ये अल्फाज नहीं बल्कि दिल की धड़कनें हैं जो सुनाई देती है। ये फिल्म मोहब्बत के हर लम्हे को एक नई रोशनी में दिखाती है और देखने वाला खुद को इस दास्तान का हिस्सा महसूस करने लगता है। दी नोटबुक की दास्तान हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये दिलों का वो बंधन है जो वक्त की कैद से आज़ाद होता है। ये फिल्म इस बात का सबूत है कि सच्ची मोहब्बत कभी भी नहीं मरती, ये वक्त के साथ मजीद मजबूत होती जाती है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो अपने मोहब्बत की वो कहानी नहीं देखी जो दिल के हर तार को छेड़ देती है। दी नोटबुक न सिर्फ एक फिल्म है बल्कि एक तजर्बा है जो आपकी रूह को मोहब्बत की हकीकी मनवियत से रोशनास कराता है। ये फिल्म आपके दिल की गहराइयों में उतर जाएगी और आपको हमेशा के लिए मोहब्बत के हकीकी एहसास की याद दिलाएगी। दी नोटबुक की कहानी में वो सब कुछ है जो एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की गूंज हमेशा सुनाई दे तो ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि ये मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाब दास्तान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये फिल्म नेटफ्लिक्स और दीगर कई साइट्स पर एन ज़बान में मौजूद है, तो इस फिल्म को ढूंढनी देखें और फिर अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें। नंबर 9। नाम मेट्रो मेट्रो। साल 2013। रिलीज रूस। दौरानिया 2 घंटे 13 मिनट। ज़ुबानें नंबर 1 रूसी, नंबर 2 अंग्रेज़ी, नंबर 3 हिंदी। आपने मगरबी फिल्मों में रूसी जासूस तो बहुत देख रखी है। एक्शन, तबाही और सनसनी के दिलदादा दोस्तों के लिए पेश है। मेट्रो 2013 में रिलीज होने वाली ये रूसी डिजास्टर थ्रिलर है जो मॉस्को में ज़लज़ले और उसके बाद ज़ीरे ज़मीन ट्रेन स्टेशनों में सैलाब से होने वाले तबाही की कहानी पर फिल्माई गई है कि किस तरह ज़ेरे ज़मीन ट्रेन में फंसे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। इस फिल्म में तकनीकी महारत और स्पेशल इफ़ेक्ट्स पर ख़ास जोर दिया गया है। बेहतरीन इफ़ेक्ट्स की वजह से फिल्म ने सिनेमाटोग्राफी और स्पेशल इफ़ेक्ट्स दर्जाबंदी में रूस का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड निका अपने नाम किया। जहां तक कमाई की बात है तो न सिर्फ रूस में ये फिल्म मजबूत कहानी और दिलचस्प सनसनीखेज मनाजिर की वजह से बहुत कामयाब रही,
बल्कि दीगर कई ममालिक में भी रिलीज की गई, जहां उसकी इंटरनेशनल कमाई आज की पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 5 अरब रुपए रही। मेट्रो को कई बैन अल-अक़वामी फिल्मी मीलों में भी नुमाइश के लिए पेश किया गया। फिल्म रूस में 16 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए मुनासिब समझी गई, क्योंकि इसमें कुछ दिल दहला देने वाले मनाजिर और सनसनीखेज हालात और वाक़यात शामिल हैं। जिनसी मनाजिर की बात करें तो फिल्म में इस तरह के मनाजिर बहुत महदूद हैं और बुनियादी तौर पर कहानी से मुताबिकत रखते हैं। 2.25 घंटे खुद से जुड़े रखने वाली मुकम्मल फिल्म आपको यूट्यूब पे अंग्रेज़ी में और टोरेंट साइट्स पे हिंदी में आसानी से मिल सकती है। तबसरे और फिल्म से मुतालिक आपकी आरा का इंतज़ार रहूंगी। फिल्म नंबर 8, नाम और पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म, जिसमें मेला डेनियल डे लुइस की अदाकारी ने लूट लिया। ये फिल्म तेल तलाश करने वाले एक शख्स की जिंदगी पर मबनी है, जिसका नाम भी डेनियल है। इस किरदार की ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से दिखाई गई है और इसका कैरेक्टर बुनियादी हिस्सा डेनियल डे लुइस का है। डायरेक्टर ने लॉन्ग शॉट्स और मूविंग शॉट्स को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है। मरकजी किरदार को जवानी से उधेड़ उम्र होते दिखाने में मेकअप मैन ने भी कोई झोल नहीं दिखाए। कहानी का वाहिद झोल बाप और बेटे के ताल्लुक का है, जिसमें आने वाले मोड़ कुछ जस्टिफाई नहीं हो सकी। फिल्म सिंक्लेयर लुइस के एक गैर मारूफ नावल होल्ड पर मबनी है, मगर मेरा ख्याल है कि फिल्मी कहानी की तख्लीक और तरतीब में नावल से सिर्फ मरकजी ख्याल लिया गया है। डेनियल डे लुइस अपने वक्त के मारूफ अंग्रेजी शायर सीसल डे लुइस के साहिबजादे हैं, जो 4 साल बरतानिया के मुल्क अल-शोरा भी रहे। इनकी अहलिया रबिका मिलर अमरीकी ड्रामा निगार आर्थर मिलर की बेटी है और आर्थर मिलर अमरीकी अदाकारा मैरिलिन मोनरो के शौहर भी रहे। ऐसे अदबी असासों के साथ डेनियल डे लुइस अपने शोबे में कमाल दिखाते हैं तो हैरत नहीं होती। उन्हें इस फिल्म में अपने किरदार पर ऑस्कर भी मिला है। फिल्म नंबर 7, द बिग शॉर्ट नाम। फिल्म साल 2015 में बनाई गई है। फिल्म की कहानी अमेरिका में 2007 की हाउसिंग मार्केट क्रैश होने की कहानी बताती है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर हुए और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन का दौर वकू पजीर हुआ। बुनियादी तौर पर फिल्म 3 मुख्तलिफ सरमायादारों के गिरोहों की सच्ची कहानी बताती है। माइकल बुरी, एक किरदार जो क्रिस चैम्बल ने निभाया है, स्टॉक और एनालिटिक्स को देखते नतीजा अखज़ करता है कि हाउसिंग मोर्गेज मार्केट शदीद अनस्टेबल है और किसी भी वक्त क्रैश कर सकती हैं, तो क्यों ना सारे जुए इसके खिलाफ लगाए जाएं। यानी कि हाउसिंग स्कीम्स पर मॉर्टगेज थी और इस मॉर्टगेज पर भी बॉन्ड्स इशू किए जा रहे थे। माइकल बुरी के साथ साथ बाकी के 2 ग्रोहों ने भी मार्केट के खिलाफ हिस्सा लिया है। माइकल ने बॉन्ड्स कम कीमत पर खरीदे रहे, कई महीनों तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर खरीदता रहा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर मार्केट क्रैश होती है तो बॉन्ड शेयर का आनर उसे इसकी फीस वैल्यू ही अदा करेगा। इसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई पागल हो गया किया, हमारी सारी जमा पूंजी जुए पर खर्च कर रहा है, शायद हमें भी साथ कंगाल ना करे। लेकिन माइकल बुरी एक एनालिटिकल जीनियस था और उसका अंदाज़ा सही निकला और उसके साथ कई लोगों ने गिरती मार्केट से अच्छा खासा, यानी 400 से 500% तक प्रॉफिट निकाला। लेकिन बाकी नुकसानात ये हुई कि 6 मिलियन अमरीकी बेघर हुए और 20 मिलियन अमरीकी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। फिल्म नंबर 6, नाम द कॉन्टिनेंटल जॉन विक। फिल्म जॉन विक के सारे पार्ट्स शायद आपने सब देखे हों, जो कि अपने एक्शन की वजह से सुपर हिट हैं। जॉन विक फिल्म्स में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक जॉन विक, दूसरा हाई टेबल और तीसरा होटल कॉन्टिनेंटल। आज आपको एक 3 एक साथ पे मबनी एक छोटी सी सीरीज के बारे बताना चाहता हूँ, जिसके नाम है द कॉन्टिनेंटल, जो कि जॉन विक की दुनिया से है, जो 2022 में रिलीज हुई। और हर वो बंदा जिसको जॉन विक यूनिवर्स और उसका एक्शन पसंद है, इसको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। अब आते हैं कहानी की तरफ। तो जनाब, कहानी जॉन विक से पहले की है, जब विंस्टन जवान था। विंस्टन जो कॉन्टिनेंटल का मैनेजर है। इस सीरीज में दिखाया जाता है कि वो मैनेजर कैसे बना। कहानी में मेल गिब्सन का भी अच्छा किरदार है। इसमें एक्शन और स्टोरी लाइन सेम जॉन विक जैसी है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। नंबर 5,
फिल्म नाम हाउ यू कैन लूज ए गाय फ्रेंड इन 10 डेज। टिपिकल कहानी है जिसका एंड पहले से पता था, लेकिन भाई क्या खूबसूरत सफर है इस फिल्म का। बड़ी प्यारी सी लाइट सी मूवी में है। कहानी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस ये जान लें कि हर वे औरत जो ये कहती हैं कि उन शौहर शादी के बाद बदल गए, और हर वे भाई साहिब जिनकी जान अजाब बनी हुई है। ये मूवी दो है। भाईजान अपनी जान दांव पर लगाकर ये भाबीस को देखा सकते हैं। बाजियां लाजमन दो है कि ये आप ही होती हैं जो अक्सर चुपको, बॉसी, लीचर और मजीद 7 पागलपाने करती हैं और अपने हमसफर को खुद से बददिल कर देती है। नंबर 4। फिल्म नाम ईडन लेक। आमतौर पर बंदा जिंदगी की उलझनों और टीनशों से कुछ अरसे को फरार हासिल करने के लिए किसी खूबसूरत पुरफजा मकाम की सैर को जाता है, ताकि किसी पहाड़ के पास दरख्तों की छांव में या किसी झील किनारे पर सुकून माहौल में बैठकर रिलैक्स कर सके। लेकिन इस कमरतोड़ महंगाई में अब बहुत से लोगों के लिए यह मुमकिन नहीं रहा। चुनांचे अब इंटरटेनमेंट के लिए फिल्मों का ही सहारा लिया जाता है, जिसके जरिए घर बैठे जिंदगी की फिक्रों और परेशानियों को भुलाकर जरा तफरीह हासिल की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कैसा लगे अगर कोई ऐसी मूवी देखें जो आपको सारा वक्त फुल टेंशन में रखे। आप कैसी झील के किनारे पर बैठे सोच रहे हो कि यार इस फिल्म के किरदार किस मुसीबत में फंस गए हैं, इससे कब निकलेंगे, निकल पाएंगे भी या नहीं। और फिल्म का एंड तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल है। क्रेडिट आपकी आंखों के सामने शुरू हो जाते हैं और आपकी जुबान से व्हाट द जैसा जुमला निकल ही जाता है कि ये हुआ क्या है। अगर 1.5 घंटा आखिर टेंशन को एंजॉय कर सकते हैं तो ईडन लेक नामी ये फिल्म जरूर देखी, मजा आएगा। फिल्म की खास बात हीरोइन और टीन एज विलेंस की बेहतरीन एक्टिंग है। नंबर 3। फिल्म का नाम काम चालू है। सना 2024। लीड एक्टर राजपाल यादव। इस फिल्म में राजपाल यादव ने कमाल की अदाकारी की है। फिल्म एक बाप के अपनी बेटी से बेलौस मोहब्बत पर मुश्तमिल है। इस फिल्म में सीखने को बहुत कुछ है और ये एक निहायत ही जबरदस्त पैगाम देती है। फिल्म 3 किरदारों के गिर्द घूमती है, एक दूसरे से प्यार करने वाले मियाँ बीवी और दोनों की एक बहुत ही लाडली बेटी। फिल्म में दिखाया जाता है कि अपने औलाद की अच्छी तरबियत कैसे की जाती है। माँ अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देती है और बाप इसके क्रिकेट खेलने की शौक में भरपूर साथ देता है। बेटी पढ़ाई और क्रिकेट दोनों में ओल नंबर पर होती है। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही होती है। क्रिकेट क्लब की तरफ से अंडर 15 में बेटी की सिलेक्शन हो जाती है। बाप स्कूटर पर खुशी खुशी उसे नजदीक के रेलवे स्टेशन पर ले जाने निकल पड़ता है। रास्ते में रोड पर बने पानी से भरे हुए एक मैनहोल में उसकी बाइक गिर जाती है। बेटी का सर एक पत्थर से लगकर लहूलुहान हो जाता है, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागलों की तरह कभी स्कूल में और कभी क्रिकेट क्लब में ढूंढने निकल पड़ता है। एक दिन उसी मैनहोल से इसका गुजर हो पाता है और उसे वही एक्सीडेंट याद आ जाता है और ज़ारों कतार रोने लगता है। घर आकर बेटी का राख उठाता है और सीधा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखने चला जाता है। पुलिस इसे समझाता है कि हम ऐसे मैन हॉल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। अब जिसकी वजह से ये हॉल बना है उसे तलाश करें। वहां से निकलकर सरकारी दफ्तर में जाता है पता करने। पूरे 4 महीनों के बाद सरकारी अफसर से मिल पाता है। वहां से बताया जाता है कि जिस ठेकेदार ने ये रोड बनाने का ठेका लिया था, ये सरासर उसकी गलती है। इसका नाम पता लेकर उसके बंगले में जाता है। ठेकेदार उसे कहता है कि अगर मैं तुम जैसे सड़क चाप लोगों की फिक्र करूं तो कैसे इतने बंगलों की मालिक बन पाऊंगा। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। गार्ड इसे उठाकर बंगले के बाहर फेंक देता है। रात हो जाती है। बीवी इसे समझाती है कि अब सिस्टम से नहीं लड़ सकते। वो तैश में आके चाकू उठाता है और सीधा ठेकेदार के बंगले में चापक्के से घुस जाता है। जैसे ही सोते हुए ठेकेदार के सीने में चाकू मारने आगे बढ़ता है, ठेकेदार की नन्ही सी बेटी पापा पापा कहते हुए राजपाल यादव से लिपट जाती है। उसे इसमें अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। वो चाकू फेंक कर घर वापस आ जाता है और सुबह सवेरे सबसे पहले वही मैन होल को अपनी मदद अब भरने लग जाता है और फिर एक एक करके मैन होल भरता रहता है ताकि किसी और की लाडली ऐसे किसी हादसे का शिकार न हो जाए।
आखिर में मनोज पांडे और राजपाल यादव दोनों को साथ दिखाया जाता है, जिसमें मनोज पांडे अपनी जबान में काचे कहता है, जिसका राजपाल यादव तर्जुमा कर देता है कि इसके बाद मैंने रोना छोड़ दिया और जिंदगी भर मैंने मैन होल भरे ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और की बेटी के साथ ना हो, और जब तक मैं जिंदा हूं लगातार ये बीमारी दूर करता रहूंगा। नंबर 2। फिल्म नाम द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में नुमाया किया गया है। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर रिलीज्ड 2023। एपिसोड की तादाद 8। नामा एक खानदान होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर तरीन होता है। इनकी औलाद भी बहुत ज्यादा अय्याश और कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी फैमिली अचानक कुदरत की ओर में आने वाली मौत का सामना कर लेती है, मगर आखिर में ये और उसकी बीवी बच जाती है और उसकी पूरी फैमिली मर जाती है। इसकी पूरी फैमिली के मर जाने का दुख इसको सजा के तौर पर मिलता है। नंबर 1। फिल्म नाम नंबर 1 फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नंबर 2 इशू का। शाहरुख खान के करियर की मोस्ट अंडररेटेड लेकिन कहानी के लिहाज से 2 बेहतरीन फिल्में, नंबर 1 इशू का और नंबर 2 फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में हों इंडिया के ड्रामे फिल्में सब प्यार मोहब्बत शादी तलाक जैसे मौज़ूआत पर ही मबनी होते हैं, लेकिन बाज़ लोग ज़रा हटकर सोचते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्में बनाते हैं, जिसका खमियाजा भी भुगतते हैं क्योंकि वो बुरी तरह फ्लॉप होती हैं। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के करियर की 2 फिल्में ऐसी हैं जिनका मौजू अलग, कहानी नई, लेकिन फिल्में बहुत अंडररेटेड हैं। 1 फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये फिल्म न्यूज़ चैनल माफिया की कली खोलती फिल्म है। कैसे न्यूज़ चैनल्स मुख्तलिफ सियासतदानों से पैसे लेकर खबरों को तरूर मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे सियासतदान की इमेज अच्छी बनी रहे। ये सब आज भी होता है, लेकिन शायद ये वाहिद फिल्म है जिसने इस मौजू को दिखाने की जुरात की है। 2 इशू का। हमारी एक और बदकिस्मती है कि हम अपने बच्चों को तारीख नहीं पढ़ाते और तारीख की महान शख्सियात का तारुफ नहीं करवाते। माजी में एक बहुत अजीम हस्ती अशोक आजम अभी थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ये अपनी जवानी में तो बहुत जालिम थे, अपने तमाम भाइयों को कत्ल करके तख्त पर बैठे, मगर एक बड़ी जंग के बाद जब दुश्मन के मकतूलीन और जख्मियों को देखा तो दिल पर बहुत असर हुआ और सारे जुल्म छोड़ दिए और इस जमाने का एक अच्छा मजहब बुद्ध मत कबूल किया। ये तकरीबन 261 कब्ल मसीह की बात है। बुद्ध मत इस जमाने का जदीद मजहब था जिसमें हिंदू मत की बुत परस्ती और जात पात का खात्मा था। अशोक आजम ने टेक्सला को अपना दारुल हुकूमत बनाया